चलिए भाई साहब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। सो बोले एलएलपी जो है उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, कैसे उसको स्टार्ट किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसका कैसे मिलता है, इसके बारे में इसके पहले वाली जो क्लास हमारी थी उसमें हमने डिस्कस अच्छे तरीके से कर लिया था, राइट। अब इसके बाद में वी हैव टू मूव अहेड और अगले टॉपिक के बारे में बात जो है वो करनी है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले टॉपिक्स नहीं है, सिंपल टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। बोले सर अगर आप बात करते हैं एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में, किसके बारे में? एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में। ये आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था पार्टनरशिप फॉर्म में भी कि बेहतर ये होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए आप क्या कर ले, आपस में एक एग्रीमेंट जो है वो बना ले, जिसको क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, ठीक है। या अगर आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करते हो, जैसे अगर आप कंपनी की बात करो तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ताकि भाई साहब ये बात जो है ना एकदम क्लियर रहे कि कौन बंदा क्या काम करना है उसको, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, पावर क्या है, सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी जो है वो रहे। सेम ऐसा ही एलएलपी में भी चाहिए रहेगा भाई साहब, हर चीज के बारे में क्लैरिटी जो है वो रहनी चाहिए। तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि सर एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो डिफाइन करता है कि जितने भी पार्टनर्स आपके एलएलपी के अंदर हैं उनका रोल क्या होगा, जिम्मेदारी क्या होगी, अधिकार क्या होंगे, पावर जो है वो बोले क्या रहेंगे, एंड टू ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या पावर है, फर्म के बिहाफ पे क्या पावर है, बाहर वालों के साथ में क्या काम कर सकते हैं, कौन सा काम है नहीं कर सकते हैं। हेंस इट क्रिएट्स द फाउंडेशन फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द एलएलपी। एलएलपी एग्रीमेंट जो आपका होगा, इट क्लेरिफाई the managerial, operational as well as administrative responsibilities and set clear methodology for the decision making, adding a new partner and disassociation of the existing partner। सारी बातें यार, मतलब इसमें रटने की कोई बात ही नहीं आती है, सिंपल तरीके से पॉइंट है कि जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पॉइंट आपको दिए गए थे, जैसे ये क्लैरिटी आ जाती कि भैया हमारे बीच में रिलेशन जो है वो कैसा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हो तो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो किस हिसाब से रहेगा। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर हमारे बीच में क्या रहेगा, एक एग्रीमेंट बना हुआ रहेगा तो, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में आपने उसको पार्टनरशिप डीड का नाम दे दिया और यहां पे आपने नाम क्या दे दिया, एलएलपी एग्रीमेंट, सिंपली, ठीक है साहब। लेकिन इसमें ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन आपको दिया गया है 2 क्लॉज नंबर 1 और सब क्लॉज नंबर ओ, उसमें बताया गया है कि अगर बोले एलएलपी के एग्रीमेंट के डेफिनेशन के लिए अगर आप बात करते हैं, क्या कहते हैं, इट मींस सबसे पहली बात एक रिटर्न वाला डॉक्यूमेंट जो है वो होना चाहिए जो कि सारे पार्टनर्स के बीच में होगा, और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि एलएलपी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है इनकॉर्पोरेट होने के बाद में। तो ऐसा लगा लीजिए कि एक तरफ आपके पार्टनर्स है और दूसरी तरफ एलएलपी है, या फिर ये भी मान के चलिए कि सर जो पार्टनर्स है उन्होंने भी आपस में क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, इस एग्रीमेंट के जरिए कि उनके जो राइट्स एंड लायबिलिटीज है एक दूसरे के अगेंस्ट में, एक दूसरे के टुवर्ड्स में वो क्या क्या रहेंगे, ठीक है, which determine the mutual right and duties of the partners and their right and the duties in relation to that LLP, ठीक है साहब। अब ये ध्यान से सुनिएगा, the value of stamp paper on which LLP agreement must be printed or the stamp duty to be paid on the agreement depends on the state of incorporation and the amount of capital contribution from the partners। ये ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपको बोले कहां पे जाना होगा, जस्ट अ सेकेंड ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहीं पे देख लेते हैं उस चीज को कि जैसे मान लो अपन गए कहाँ पे, mca.gov.in पे अपन गए, ठीक है। तो यहां जाने के बाद में अपने को ये अच्छे से पता है, ये पूरा हिसाब किताब इसने चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे भाई टैब कहाँ गया, ये रहा। चलिए यहाँ पे अगर मैं एमसीए सर्विसेज पे जाऊँ और अगर मैं एलएलपी सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके जैसे मान लो मैंने रन वाले पे क्लिक किया, रिजर्व यूनिक नेम। अब इसमें जैसे मान लो मैंने अपना लॉगिन जो है वो करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, THRSHES, ये मैंने एक ऐसे ही आईडी बनाया डमी वाला ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क जो है वो आपका यहाँ पे रहता है।
इसको कैसे हटाया जाए। हाँ, आगे। ठीक है, अब ये ध्यान से, ये ऐसे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपका जो अकाउंट रहेगा वो यहाँ पे ओपन होगा, जितना भी काम आपने किया होगा वो काम जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको कोई काम दिख नहीं रहा होगा, द रीजन बीइंग कि ये डमी आईडी जो है मैंने बनाया पीसी बाबा के नाम से। ठीक है, तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे एमसी सर्विसेज पे आप गए और यहाँ जाने के बाद में अगर मैं जाता हूँ कहाँ पे, एलएलपी सर्विसेज में, सबसे पहले रन एलएलपी वाले पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। ठीक है, जैसे अपने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आता है कि सर क्या आप यहाँ पे नई कंपनी जो है, नई एलएलपी जो है वो बनाने की बात कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपने नाम के लिए अप्लाई कर दिया था और आप उसको रीसबमिट करने की बात कर रहे हो। अगर ऐसा है तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्या मिला होगा, एसआरएन मिला होगा। एसआरएन का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। अगर आपको एसआरएन मिला हुआ तो यहाँ पे आप एसआरएन डालोगे और प्रीफिल पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपके आरओसी के पास में है, एमसी के पास में है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। लेकिन हमने कहा सर नहीं, हमारा तो नया रिक्वेस्ट है। जैसे ही आप नए रिक्वेस्ट की बात करोगे, यहाँ पे क्या बोलता है, क्या आप नया इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी कर रहे हो, या फिर आप पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में, या फिर किसी कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हो क्या। आपने कहा सर नया इनकॉर्पोरेशन है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा क्या, न्यू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है सर, एलएलपीआईएन कहाँ से होगा सर मेरे पास में, अगर मैं कन्वर्जन कर रहा होता तो वहां पे पॉइंट आता, या फिर अगर मैं एग्जिस्टिंग की बात कर रहा था तो वहां पे पॉइंट आता। लेकिन यहां पे क्या करोगे, आप नाम जो है उसकी बात करोगे। एग्जांपल मैंने यहां पे डाला पीसी बाबा एलएलपी। ठीक है, एलएलबी नहीं, एलएलपी, पीसी बाबा एलएलपी। ठीक है, और या फिर बोले मैंने नाम डाला यहां पे इकोलॉजी, इकोलॉजी एलएलपी। ठीक है, मैंने कहा ये दो में से कोई भी एक नाम जो है ना वो मुझे दे दो तो चलेगा। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो चेक पे क्लिक करेंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि भैया ये नाम जो है ये अपने को मिल पाएगा क्या। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ग्रीन वाले में एक बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें ये बताया जा रहा है, ग्रीन है मतलब क्या है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। Based on the preliminary check conducted by the system, it appears that the name applied for is not identical or to any existing name in the electronic registry. However, the name proposed by you for your LLP is still subject to more comprehensive check at the CRC. मतलब आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद जब आप फीस पे करोगे तो उसके बाद में CRC जो है वो चेक करेगा कि क्या ये नाम जो है वो आपको अलॉट किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। Before applying for a name, you may like to be familiar with the LLP rule 2009. Yes sir, हमको पता है। ठीक है, एज अमेंडेड एंड कंडक्ट योर ओन नेम एंड ट्रेडमार्क सर्च। बोले हाँ वो मैंने कर लिया, मतलब मेरा जो ये नाम है ये किसी और के ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज भी नहीं कर रहा है और ना ही कोई और चीज कर रहा है। ठीक है साहब, द लिंक फॉर विच आर सेपरेटली अवेलेबल अंडर द एमसी सर्विसेज। प्लीज ऑल्सो नोट दैट फ्रेश फीस इज पेबल फॉर एवरी न्यू एप्लीकेशन। जितनी बार मैं नया एप्लीकेशन दूंगा, अगर रीसबमिशन करना अलाउ किया गया होगा तो अलग बात होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे केस में जितना मैं नया एप्लीकेशन दूंगा उतनी बार फीस जो है वो मुझे लगने वाली। ये समझ में आया क्या भाई साहब, गॉट द पॉइंट। सारा काम करने के बाद में यहां हल्का सा मैं बता दूंगा कि भैया मेरे को जो ये नाम चाहिए वो क्यों चाहिए, इसमें क्या खास है, यही वाला नाम आपने क्यों सिलेक्ट किया, आपके साथ में इसका क्या रिलेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। सब करने के बाद आपको यहाँ पे कोई फाइल अगर आपके पास में होगी तो आप यहाँ पे डाल दोगे, और फिर उसके बाद में जो ये सबमिट वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आगे प्रोसेस हो जाएगा। ये समझा, ठीक है सर। लेकिन वहीं पे अगर मैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करूं, सॉरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के बारे में बात करूं, एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन की बात अगर आप करेंगे, ये रहा एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, पहले दिखाया था शायद मैंने ये वाली चीज आपको। ठीक है, तो इसमें आपको एक फॉर्म दिया हुआ है जिसका नाम है फिलिप। ऑल्दो ये अपन देख नहीं पाएंगे क्योंकि दिस इज नॉट विंडोज, अगर ये विंडोज होता तो शायद आपको प्रॉपर्ली दिख जाता, बट चूंकि ये विंडोज नहीं है, ये तो पार्टनरशिप का आ गया, ये काम का नहीं है अपना। ठीक है, तो ये डाउनलोड अपना नहीं हो पाएगा, गॉट द पॉइंट। बट ठीक है, जैसा भी है अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अपन इस पर्टिकुलर चीज को पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद में इसको अपन सिंपली अपलोड कर सकते हैं। माय वर्कस्पेस पे जाएंगे, फॉर्म जब अपना बन के तैयार हो जाएगा
तो यहाँ पे ये देखिए अपलोड ई फॉर्म का बटन आपको दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे, आप बताओगे कि नॉर्मल फॉर्म्स को सबमिट कर रहे हो और या फिर आप जो ऑलरेडी आपको दे दिया गया था SRN उसके हिसाब से आप रिसबमिशन कर रहे हो। मैंने क्या किया, नॉर्मल फॉर्म कर दिया। ठीक है, क्या वो वेब पे लिंक फॉर्म है क्या, अगर हाँ तो वो भी आपने यहाँ पे डाल दिया, उसका लिंक जो है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। और या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ब्राउज वाले पे क्लिक करोगे, जहां पे जो आपका ये रहेगा फोल्डर वगैरह जो होगा वहां पे आपको फाइल मिल जाएगी और उसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। तो इतना जो है उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ LLP एग्रीमेंट। सर सबसे पहली बात, LLP एग्रीमेंट जो होगा वो एक स्टैम्प पेपर पे आपको प्रिंट करना पड़ेगा, जो कि रिक्विजिट वैल्यू का रहना चाहिए। सर रिक्विजिट वैल्यू क्या रहेगी, डिपेंड करता है सर कौन से स्टेट के अंदर आप अपने LLP को बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर डिपेंड्स ऑन द स्टेट जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, आप कितना कितना पैसा, पार्टनर्स जो है वो कितना कितना पैसा कैपिटल के तौर पे कंट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑल पार्टनर्स शुड साइन द एग्रीमेंट एट द बॉटम ऑफ ऑल द पेजेस। ये ध्यान से, अगर 5 पेज का एग्रीमेंट बना होगा तो 5 पेजेस के ऊपर क्या आना चाहिए, सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर जो है वो आना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो आखिरी पेज पे साइन कर दिया, 3 दिन के बाद में, 1 हफ्ते के बाद में, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद बीच में से पेज जो उसको क्या कर दिया, गायब कर दिया, उसकी जगह कोई नया पेज लगा दिया जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। राइट, सारे पार्टनर्स का सारे के सारे पेजेस के नीचे में जो जगह रहती है, जैसे अगर ये पेज है तो यहां नीचे में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जितने पार्टनर्स होंगे सबके साइन जो है वो रहने चाहिए। फिर इसके बाद सर बोले कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा विटनेस जो होता है कोई ना कोई रहना चाहिए, कम से कम 2 विटनेस आपके ऐसे रहने चाहिए जो कि क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को भी साइन करेंगे, ये कहते हुए कि हाँ भाई साहब पांचों के पांचों लोगों ने, या जितने भी आपके पार्टनर्स थे इस LLP के अंदर, सबने बोले हमारी निगरानी में ही क्या किया है, साइन किए। और ऐसा नहीं कि कोई बंदा इंटॉक्सिकेटेड था, कोई दारू पी के था, या उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस पूरे एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, सबने अपने होशो हवास में साइन किया है। इस बात की गवाह कौन है, हम है बोले। ठीक है, फिर इसके बाद ईच पार्टनर शुड बी प्रोवाइडेड अ कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट। ये तो जरूरी होगा सर, साइन हो जाने के बाद में उसका जेरोक्स निकाल लीजिए, और जेरोक्स निकालने के बाद में उस जेरोक्स की एक एक कॉपी जो है वो हर एक पार्टनर के पास में रहनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि सर आपके LLP एग्रीमेंट के अंदर एग्जैक्टली कौन से पॉइंट जो है वो दिए हुए रहते हैं। वैसे तो बोले आपके ऊपर छूट है, जितने पॉइंट, जैसे जैसे पॉइंट आपके सारे पार्टनर्स को लगता है कि अपने को डालना चाहिए, आप बाकी पार्टनर से कंसेंट लेके क्या कर सकते हो, वो चीज को डाल सकते हो। दूसरा सब बोले जैसा अपन पार्टनरशिप डीड के अंदर पढ़ते हैं लगभग वही वाली चीजें जो वो यहाँ पे भी आएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा सर। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हो तो वहां पे कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं आता है, ये समझा, या फिर काफी सारी और भी चीजें रहेंगी जो कि शायद वहां पे नहीं आती, वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजों को, कुछ वर्ड्स को आपने यहाँ पे यूज किया होगा जिसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके LLP एग्रीमेंट के अंदर कहीं पे एक्ट लिखा होगा, तो सर इसको मैं कौन सा एक्ट मान के चलूं, क्या आप कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हो या LLP एक्ट की बात कर रहे हो। सर इसमें कंफ्यूजन क्यों है, LLP एक्ट के बारे में बात करेंगे ना, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाइंडिंग अप करने की बात करते हो तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से LLP का वाइंडिंग अप होता है। ठीक है, तो आप कौन सी चीज के लिए सिर्फ एक्ट वर्ड यूज कर रहे हो और कौन सी चीज के लिए आप पूरा लिखने वाले हो कंपनीज एक्ट 2013, बेहतर ये होगा कि उसको आप सबसे पहले प्रॉपर्ली डिफाइन कर दो कि देखो इस LLP एग्रीमेंट के अंदर आगे चल के पूरे एग्रीमेंट में काफी सारे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जिसको लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि आखिर किसकी बात कर रहे हो। अगर एक्ट लिखा हुआ है तो LLP एक्ट की बात की जा रही है, अगर बोले रूल्स लिखा हुआ है तो LLP रूल्स के बारे में बात की जा रही है, अगर पार्टनर्स वर्ड लिखा हुआ है तो इस LLP में जो बंदा आज यानी कि जिस टाइम पे इस LLP एग्रीमेंट को बनाया गया था उस टाइम पे पार्टनर है, या बोले फ्यूचर में जाके ऐड होता है वो भी काउंट हो गया, बोले उसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। ये समझ में आया, तो ऐसे जितनी भी बातें आपकी रहेंगी वो सारी की सारी बातों का प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बता देना होगा, ताकि कल को जाके इस बात का कोई और मतलब ना निकले कि अरे तुमने यहां पे एक्ट लिखा था, मुझे लगा कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हो ना कि LLP एक्ट 2008 की। गॉट द पॉइंट। हालांकि
अंडरस्टूड वाली बात है, लेकिन लॉ कहता है कि ना ना ना, हर चीज का क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए, और हर चीज को जितने अच्छे से आप क्लियर कर देंगे उतना कम डिस्प्यूट आने के चांसेस जो है वो बोले रहेंगे। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। नेक्स्ट आता है बेटा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कौन ऐसे 2, 3 या 4 या सारे के सारे पार्टनर्स होंगे जो कि हमारे इस एलएलपी का काम जो है वो क्या करने वाले, संभालने वाला। गॉट द पॉइंट? ठीक है, उनके बारे में सारी चीजें जो है वो आपको यहां पे बतानी पड़ेगी। फिर इसके बाद में एलएलपी का नाम क्या है और क्या इसमें कभी कोई चेंज वगैरह हुआ है क्या। अगर एलएलपी का नाम जो भी होगा कोई चेंज नहीं हो तो सिर्फ नाम वहां पे आप बता दोगे कि हमारे एलएलपी का नाम ये है, लेकिन अगर वो चेंज हो चुका है तो इसके पहले क्या नाम हुआ करता था उसके बारे में भी आप बता दोगे। क्या कहते हैं, दिस क्लॉज शैल स्टेट दैट बिजनेस ऑफ एलएलपी शैल बी कैरिड ऑन इन द नेम एंड द स्टाइल ऑफ, कौन सा एलएलपी का नाम है वो यहां पे आ जाएगा। एनी चेंज इन द नेम ऑफ एलएलपी शैल बी नोटिफाइड टू द आरओसी बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। ठीक है, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस का भी बता देंगे। सर बोले हमारे ब्रांच ऑफिसेस जो हैं वो अलग अलग सिटीज के अंदर हो सकते हैं, लेकिन एक हमारा मेन ऑफिस है जिसको हमने आरओसी के पास में क्या करवाया, रजिस्टर करवाया। मतलब अगर कल को जाके आरओसी हमें कोई भी कम्युनिकेशन देना चाहे तो कहां पे देगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में देगा। ये समझ में, ब्रांच ऑफिस में नहीं देगा, कहां पे देगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में देगा। सर रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकते क्या, ये सर कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करोगे तो आप इस एग्रीमेंट में ये भी लिख दो कि क्या सारे पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या ऑफिस को चेंज करने के लिए, या फिर मेजॉरिटी ने हाँ बोल दिया तो चलेगा। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरी बात, अगर आपने अपने ऑफिस को चेंज किया, अगर आपने अपने ऑफिस को शिफ्ट किया, तो ऐसे केस में शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस के बारे में भी आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। और जो ये एलएलपी एग्रीमेंट में ऑल्ट्रेशन हुआ है, ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज हुआ है, ठीक है, तो उस चेंज को इंप्लीमेंट करके नया एलएलपी एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट जो आपका रहेगा वो आपको आरओसी के पास में फाइल करना पड़ेगा, ताकि आरओसी को इस बात के बारे में पूरा नॉलेज रहे कि आपने अपना ऑफिस जो पहले कहीं और हुआ करता था उसको आपने शिफ्ट कर लिया। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। फिर बिजनेस ऑफ द एलएलपी, कोई भी काम हो सकता है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका बिजनेस रहेगा वो लॉफुल होना चाहिए, जो भी आपका बिजनेस होगा वो इलीगल नहीं होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? और जो भी काम करना चाहते हो वो आपके एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहना चाहिए, आप उसके बियॉन्ड कोई भी काम जो है वो नहीं करने वाले। क्या कहता है, दिस क्लॉज मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द नेचर ऑफ बिजनेस दैट द एलएलपी विल बी कैरिंग ऑन। The LLP may engage in any and all the activity necessary, desirable or incidental to the accomplishment of the main business। ठीक है, या मेन जो आपको काम करना है उससे जो जुड़े हुए काम है वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। But not limited to such ancillary businesses. It may also include any other business conducted in such manner as may be decided by the majority of the partners from time to time। कल को जाके आप नया काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर ऐसा कोई काम करने के बारे में आप डिसाइड कर रहे हो जिसके बारे में हमारे इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है तो पहले आपको यहां पे चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप वो काम कर सकते हैं, नॉट अदरवाइज। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। पार्टनर्स को कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या डिसाइड हुआ आपके बीच में, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लगाएगा, क्या सभी लोग इक्वल पैसा लगाने वाले हैं क्या, और उसके बेसिस पे अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग की बात करूं तो क्या जिस हिसाब से आप कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होगा क्या, हो सकता है। और या फिर जैसा आपके बीच में डिसाइड हो, ये भी हो सकता है कि आपने डिसाइड किया कि देखो दोनों लोग मिलके 50-50 का कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन बोले ये बंदा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा और ये बंदा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। तो इसके बेसिस पर अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो बोले ये बंदा 60% लेगा और ये बंदा 40% लेगा। क्यों, बोले मैनेजमेंट जो तुम कर रहे हो उसके लिए रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा ले लो बोले तुम 10%, जैसा डिसाइड करो सब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कहता है, सब बोले टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एलएलपी एंड कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स अलोंग विद द परसेंटेज ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू बी मेंशन्ड इन दिस क्लॉज। एलएलपी के पास पार्टनर्स ने पूरा मिला के कितना पैसा दिया, बोले सर दोनों ने मिला के 5 लाख रुपया जो है वो दिया, यहां लिख दो। सर पहले वाले ने कितना दिया, बोले 2.5 एक ने दिया है, 2.5 दूसरे ने दिया है, वो भी लिख दो बोले यहां, ठीक है।
इफ एनी पार्टनर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन नॉन मॉनेटरी फॉर्म, कई बार ऐसा भी हो सकता है, एक ने कहा कि मैं 2.5 लाख रुपए जो है वो दे देता हूं, दूसरे ने कहा कि मेरे पास में 2.5 लाख रुपीस की लैंड पड़ी है, जमीन है बोले मेरे पास में, मैं वो दे देता हूं। वैल्यूएशन करवा लिया, इतने रुपए की लैंड है, मैंने वो कंट्रीब्यूट कर दिया। तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन वहां पे चलेगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने पैसा ही कंट्रीब्यूट किया हो। ठीक है, चलिए going to render services instead of monetary contribution, and the same manner of additional capital contribution by the partner during the course of agreement to be included as well, manner in which the contribution can be withdrawn by the partner shall also be stated in this clause। सारी चीजें जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्लियरली बतानी पड़ेगी। फिर प्रॉफिट, वही वाली चीज आगे सर, प्रॉफिट क्या रहेगा वो भी बता दीजिए। फिर राइट्स क्या होंगे पार्टनर्स के, और ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी उसके बारे में आप क्लियरली बता देंगे। फिर इसके बाद में अगर नए पार्टनर को एडमिट करना है, या अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, या फिर अगर कोई पार्टनर रिजाइन करना चाहता है, या फिर उसको निकालना है, तो कौन से टर्म्स पे ऐड किया जा सकता है, कौन से टर्म्स पे निकाला जा सकता है, किस तरीके से चीज होंगी वो यहाँ पे लिखी हुई रहनी चाहिए। फिर इसके बाद में रेम्यूनरेशन, कितना पैसा पे किया जाएगा, क्या ऐसा होगा कि आपका जो पैसा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिले, अगर हाँ तो वो कितना होगा, राइट, वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। फिर इसके बाद बैंक अकाउंट, ये बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या एलएलपी के नाम से अलग से बैंक अकाउंट रहेगा, रहना ही चाहिए, कंपलसरी है। आपने क्या बोला, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो एलएलपी के नाम से अलग से बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बोले एक बात बताओ, हमारे इसमें 4 पार्टनर्स हैं, तो क्या ऐसा होगा कि अगर उस एलएलपी के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है एलएलपी के ही किसी काम के लिए, तो क्या चारों को साइन करना ये जरूरी है क्या? नहीं सर। एक काम करो, आप 4 लोग मिलके किसी एक बंदे को ऑथराइज कर दो कि ये नाम का जो बंदा होगा उसके साइन करने से चेक जो है वो काम करेगा, वो भी चलेगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि चारों में से कोई भी एक बंदा साइन कर देगा तो भी काम चल जाएगा। बस उसमें क्या रहेगा, जो आपकी चेकबुक प्रिंट होके आएगी उसके ऊपर आपके फर्म का नाम जो वो लिखा हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इकोलॉजी, गॉट द पॉइंट। अब इस पे साइन जो है, मतलब बैंक में आपने क्या किया, चारों के स्पेसिमेन, चारों के सिग्नेचर जो है वो आपने रजिस्टर करवा दिए। इसमें बोले साइन जो है वो ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है और डी भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा। बोले ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग ईयर, ये बहुत ध्यान से सुनिए सर। यूजुअली ऐसा होता है कंपनी वगैरह में, अपने को पता है कि अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके अगले साल के 31 मार्च तक रहता है, गॉट द पॉइंट। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि सर इंडिया में बोले पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह के लिए दिवाली से दिवाली भी कर लेते हैं सर, जनवरी से लेकर दिसंबर भी कर लेते हैं सर। बट एलएलपी की बात अगर आप करोगे तो बेहतर यही रहेगा कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर रहे वो यहां से यहां तक का रहे, उसके अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में क्लैरिटी जो है वो रहनी चाहिए। उनका ऑडिट अपने को करवाना है कि नहीं करवाना है, ऑप्शनल, कंपल्सरीली करवाना पड़ेगा अगर टर्नओवर 40 लाख के ऊपर हुआ या फिर कंट्रीब्यूशन 25 लाख के ऊपर रहा तो। लेकिन पार्टनर्स ने कहा यार देखो बेहतर होगा कि अपने बीच में चीजें क्लियर रहें, तो भले ही कितना भी प्रॉफिट रहे, भले ही हमारा कंट्रीब्यूशन जो है 4 या 5 लाख का रहे, 10 लाख का रहे, 15 लाख का रहे, फिर भी अपन एक काम करते हैं कि अपन ऑडिट जो है वो करवाएंगे ताकि चीजें हमारे बीच में क्या रहेंगी, क्लियर रहेंगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है बोले वैसा। फिर इसके बाद मीटिंग्स के बारे में, क्या पार्टनर्स की साल भर में मीटिंग होनी जरूरी है क्या? अगर हाँ तो कब होनी चाहिए? अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात करूं तो कंपनी के लिए यह कहा गया है कि साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए जनरली। एलएलपी में सर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं सर, एलएलपी एक्ट जो है वो ऐसा कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ बोलना है, पार्टनर्स को साल में 2 बार मिलना जरूरी है, बोले आपको मीटिंग करना पड़ेगा ताकि सारी चीजों के बारे में आप क्या कर सको, डिसाइड कर सको कि कौन सा काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो उसके बारे में चीजें जो है वो आप यहां पे डाल सकते हो। फिर इसके बाद में इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मतलब नुकसान की भरपाई। अगर किसी पार्टनर के कोई काम करने की वजह से फर्म का नुकसान होता है या फर्म के बाकी जो पार्टनर्स आपके हैं उनका कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई जो है वो किस तरीके से करवाई जाएगी, कौन उसकी भरपाई करेगा या नहीं करेगा। वैसे तो बोले अगर आप एलएलपी की बात करते हैं तो लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, गॉट द पॉइंट। बट स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट वहां पे ऐसा डालना होगा कि भैया तुम्हारी वजह से, किसी एक पार्टनर के गलत काम करने की वजह से पूरी एलएलपी का नुकसान वहां पे हो रहा है, एलएलपी के फंड में से पैसा गया जो कि अल्टीमेटली पार्टनर्स का ही था, तो क्या उसके नुकसान की कोई भरपाई की जानी चाहिए? अगर हाँ तो कौन से सिचुएशन में ऐसी बात रहेगी? बोले
वो सारी चीजें जो है वो आपको यहां पे लिखी हुई मिलेंगी। ये समझ में आया? ठीक है। फिर इसके बाद एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सर कल को जाके हमारी एलएलपी में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। गॉट द पॉइंट? इसमें एक बात बहुत सिंपल सा अपने को पता है कि सर एलएलपी में डिस्प्यूट अगर क्रिएट होगा तो ये एक आपका क्या है, सिविल वाला मैटर है भाई साहब। अगर सिविल वाला मैटर है तो नॉर्मली ये कहां पे जाएगा? सब बोले सिविल कोर्ट के पास में जाएगा। तो अब ये सवाल आता है, एक बात बताओ, एक पार्टनर है जो कि मुंबई में रहता है, एक पार्टनर है जो कि अकोला में रहता है, एक पार्टनर है जो कि दिल्ली में रहता है, और एक पार्टनर है जो कि राजस्थान के कोटा में रहता है। सर कौन से कोर्ट में केस करेंगे अपन? अगर अपन मुंबई में करते हैं तो इसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन बाकी जो 3 पार्टनर्स हैं उनके विचारों की परेड हो जाएगी। अगर अकोला में करते हैं तो मिस्टर बी के लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके लिए पंगा हो जाएगा। अगर दिल्ली में करते हैं तो सी नाम का जो बंदा है उसके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? तो अकॉर्डिंगली आपको ये डिसाइड करना कि भाई साहब सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो क्या अपने को सिविल कोर्ट में जाना है? अगर जाना है तो कौन से कोर्ट के पास जाएंगे? कौन से कोर्ट के पास जाएंगे, ये पहले से अगर आपके बीच में क्लियर हो जाएगा तो कल को जाके जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है तब कोई पंगा ही नहीं होगा। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, क्या सर बोले आप ऐसा भी डिसाइड कर सकते हो कि कोर्ट तो सनी देओल भाई साहब ने हमको बताया था कि कोर्ट में तो आपको सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। कोर्ट में यही मिलता बोले, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। तो एक काम करते हैं अपन ना, एक बंदे के पास जा सकते हैं जिसका नाम होता है आर्बिट्रेटर। सर ये क्या होता है? सर बोले ये एक ऐसा बंदा होता है जिसको आपकी फील्ड के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और वो ऑलरेडी काम वगैरह करके काफी साल उस चीज में काम कर चुका होता है, और या तो वो खुद रिटायर हो चुका होगा और या तो फिर उसी तौर पे कहीं और काम भी कर रहा होगा। गॉट द पॉइंट? लेकिन क्या उसके पास में कोई केसेस है? नहीं सर, वो कोई कोर्ट थोड़ी है। तो एक काम करते हैं, क्या अगर अपने एलएलपी में कोई डिस्प्यूट आएगा ना, अपन जाएंगे किसके पास में? ये आर्बिट्रेटर के पास में चले जाएंगे और इसको कहेंगे भाई साहब हमारा ना समझौता करवा के दो, हमारा डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को क्या करवा के दे दो, रिजॉल्व करवा के दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी बोले हमारे ऊपर। ये समझ में ऐसा उसको बोला जा सकता है। सर ये ध्यान से सुनिएगा कि आर्बिट्रेटर की बात अगर आप करते हैं तो इसके लिए बाकायदा एक अलग से लॉ बना हुआ है जिसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, जो कि कब का है? 1996 का है। गॉट द पॉइंट? और इसके हिसाब से इसे एकदम वैलिड बताया गया है कि अगर आप कोर्ट में जाने का डिसाइड नहीं करते हो और अगर आप आपस में ये एग्रीमेंट बना लेते हो कि हम अपना डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट के पास नहीं बल्कि किसी आर्बिट्रेटर के पास में लेके जाएंगे और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो कानून बनाया गया ना, ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो, आपके एफर्ट जो वो बर्बाद ना हो और रिसोर्सेज बर्बाद ना हो। सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एलएलपी के एग्रीमेंट में जो आपने प्रॉपर्ली ड्राफ्ट किया होगा, देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर्स और द पार्टनर्स, ठीक है। इन अ नॉर्मल कोर्स एवरी एलएलपी प्रेफर आर्बिट्रेशन। क्यों? फटाफट सॉल्यूशन वहां पे हो जाएगा, दिक्कत वहां पे नहीं होगी। एज अ मोड ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट सच एलएलपी इज गवर्न बाय द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट, जो कि कब का है? 1996 का है। दस एवरी एलएलपी एग्रीमेंट मस्ट इनकॉर्पोरेट अ क्लॉज। एग्रीमेंट में एक पॉइंट आपको डालना होगा जिसे क्लॉज कहा जाता है, प्रोवाइडिंग फॉर अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू अवॉइड द डिस्प्यूट दैट रिजल्ट इन द लेंदी एंड एक्सपेंसिव लिटिगेशन। कोर्ट में जाओगे, टाइम आपका वेस्ट होगा। ऑप्शन आपके पास, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, और अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर कोर्ट में नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास में रिजॉल्व करवा लेते हैं, तो आप वैसा भी करवा सकते हो। आर्बिट्रेटर का पास किया हुआ जो ऑर्डर रहेगा जिसे कि अवार्ड कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, आर्बिट्रेशन में जो आपको डिसीजन सुनाया जाता है उस डिसीजन को क्या कहा जाता है? उसे अवार्ड कहा जाता है, राइट। तो जो अवार्ड वहां पे दिया जाएगा वो आपके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। बाद में ये नहीं कह सकते नहीं यार मैं तो सिविल कोर्ट के पास जाऊंगा। भाई साहब जब आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि आप आर्बिट्रेटर के पास जाओगे तो आप सिविल कोर्ट में जाने की बात कैसे कर सकते हो? ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट आता है आपका टर्म ऑफ एलएलपी। जब तक चलाना है तब तक चलाओ, या फिर एग्रीमेंट में बता दो भाई साहब अपनी एलएलपी जो है वो ये वाला काम पूरा होने तक का है, या फिर इतने सालों तक अपना एलएलपी है,
और या फिर एट विल। एट विल का मतलब क्या है, जब तक आप चाह रहे हो तब तक। सर हमने पहले भी इस चीज के बारे में बात की थी, हमने कहा था देखिए सर वैसे तो आपका एलएलपी जो है वो परपीचुअल है, चलता रहेगा सर हमेशा, जब तक कि आप उसको डिसॉल्व नहीं करते। लेकिन अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि यार अपने को डिसॉल्व करना है, बंद करना है इसको, वाइंड अप करना है इसको, कर सकते हैं सर। क्या करना होगा आपको, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा एनसीएलटी के पास में, नेशनल कंपनी ट्राइब्यूनल के पास, और उनके पास में पिटीशन फाइल करके आप क्या करवा लीजिए, डिसॉल्व करवा लीजिए, करवा सकते हैं। यहां पे देखिए क्या कहता है, द पार्टनर्स मस्ट स्पेसिफाई द टर्म ऑफ द वैलिडिटी ऑफ सच एलएलपी एग्रीमेंट, वेदर इट इज परपीचुअल एग्रीमेंट और इट इज वैलिड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, द एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सिचुएशंस व्हेन द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू वाउंड अप द अफेयर ऑफ द एलएलपी इधर वॉलंटरली और बाय द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। यहां पे ट्राइब्यूनल का मतलब क्या बेटा, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, फॉर द स्पेसिफिक वायलेशन एज मेंशन सेक्शन नंबर 64 ऑफ द एक्ट। ये समझा। अब फिर आता है भाई साहब जनरल प्रोविजन, कोई और चीज जो कि आपको लगता है कि भैया हमको यहां पे मेंशन करना चाहिए, तो वो भी आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहां पे मेंशन कर सकते हो। ये समझ में आया क्या भाई साहब? चलिए जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। सर कल को जाके हो सकता है आप ये कहें कि हमें अपनी एलएलपी का नाम चेंज करना है, हो सकता है आप ये कहें कि हमें अपनी एलएलपी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बोले चेंज करना है। ठीक है, और या फिर आप ये कहें कि हमें अपनी एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, कोई नया पार्टनर ऐड हुआ है या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को हटा दिया गया है या फिर उसने खुद ने छोड़ के चला गया है, रिटायर हो चुका है, रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो जो आपने एग्रीमेंट बनाया तो उसमें चेंज हो गया, बोले हाँ सर। दूसरा सर कल को जाके ये भी हो सकता है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन का जो रेशियो है आप उसमें चेंज करने की बात करें। ये भी हो सकता है कि जो आपका प्रॉफिट का रेशियो था आप उस रेशियो को चेंज करने की बात करें। गॉट द पॉइंट? अगर इनमें से कोई भी काम करने की बात आप कर रहे होंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो आपका एलएलपी एग्रीमेंट बना होगा उसमें आप ऑल्ट्रेशन करने की बात कर रहे हो। सर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई साहब, अगर सारे पार्टनर्स उस चीज के लिए एग्री कर रहे होंगे या मेजॉरिटी पार्टनर्स उस चीज के लिए एग्री कर रहे होंगे, बिल्कुल कर लीजिए। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब आपने पहली बार एलएलपी एग्रीमेंट को बनाया था आपने क्या किया था, आपने उसको आरओसी के पास में फाइल किया था। गॉट द पॉइंट? मतलब आरओसी को भी ये पता था कि आपके एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से आपके पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी है, क्या काम है और क्या आपके राइट्स है। चेंज कर दिया? बोले हाँ। वो भी बताओ, बोले उसको भी बताना पड़ेगा आपको। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। नाउ ध्यान से, एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो चार्टर है एलएलपी का। चार्टर मतलब फाउंडेशन, बेस है सर। सारी बातें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, सिमिलर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि किसी कंपनी के लिए होता है। ठीक है, इट डिफाइंस द स्कोप एंड द एक्सटेंट ऑफ द एलएलपीज ऑपरेशन एज वेल एज द राइट, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है साहब, अगर ऑल्ट्रेशन करने की बात कर रहे हो कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब अप्रूवल जो है किसका, पार्टनर्स का। भैया जिनका फॉर्म है उनको पूछेंगे ना, किसी और को पूछने का क्या सेंस बनेगा। ठीक है, पार्टनर्स का अप्रूवल जो है वो आपको लेना होगा। द सेकेंड स्टेप इज टू फाइल फॉर्म नंबर 3 विद द आरओसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अमेंडमेंट। ये ध्यान से, पार्टनर्स ने अप्रूवल दे दिया है जिसे कहा जाता है रेजोल्यूशन पास करना। अगर हाँ हो चुका है तो पार्टनर्स के अप्रूवल के हिसाब से आपका नया एलएलपी एग्रीमेंट जो है उसे आप बना लीजिए, यानी कि जो ऑल्ट्रेशन वाला पॉइंट था उसको आप डाल दो, उसका प्रिंट आउट जो है वो निकाल लो और फिर आप किसके पास में भेज दो, आरओसी के पास। कितने दिनों के अंदर? जिस दिन आपका रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, द डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड शैल बी इंक्लूडिंग इनिशियल एलएलपी, पहले वाला कैसा था, सप्लीमेंट क्या क्या हुआ है, या फिर नया वाला जो था वो ऐड कर दो। इसके अलावा अगर आप रेजोल्यूशन की कॉपी भेजना चाहो तो वो भेज दीजिएगा, वो ऑप्शनल है। अगर भेजना है तो भेज दो, नहीं भेजना है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब इसमें ध्यान से, इसका कोई मतलब नहीं आता है चेंज इन द पार्टनर। अगर पार्टनर चेंज होता है तो फॉर्म 3 जो है वो तो भेजना ही है, लेकिन साथ में फॉर्म नंबर 4 जो होगा वो भी आपको भेजना पड़ेगा, जिसमें कंसेंट होगा किसका, उस बंदे का।
आपने किसी को अपने पार्टनर के तौर पे दिखा दिया, क्या सही में वो कंसेंट दे रहा था क्या मुझे पार्टनर बनना है, मे बी नॉट, तो वो दिखा दीजिए। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कंसेंट ऑफ द पार्टनर या फिर एविडेंस ऑफ द सिजेशन अगर कोई पार्टनर छोड़ के गया है तो। ठीक है, एफिडेविट और एनी प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ द नेम। If the partner or the designated partner is a company, copy of the resolution of the company to become a partner in the LLP, or copy of resolution or authorization letter mentioning the name and the address of the individual nominated as a representative or nominee or the partner। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें जो रहेंगी वो फॉर्म नंबर 4 के साथ में आपको देनी पड़ेगी। सर नाम में भी चेंज हो सकता है, नाम जो है उसमें भी चेंज किया जा सकता है, बोले हाँ सर वो भी बताना पड़ेगा। नाम में भी चेंज हुआ तो भी आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, एन LLP विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया मे नीड टू चेंज इट्स नेम। द रीजन कैन बी बिजनेस रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई और कारण भी हो सकता है जिसमें गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आपके LLP का जो नाम है वो किसी और के नाम से रिजेंबल कर रहा है। पहले ये बात को ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब आप इसको क्या कर लो, चेंज कर। ठीक है, नाउ इफ द नेम ऑफ LLP इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल और सिमिलर टू द ऑलरेडी एग्जिस्टेड LLP या कंपनी और एज द केस में भी, गवर्नमेंट जो है वो आपको बोल सकती है नाम चेंज करने के लिए। ये ध्यान से, चेंज ऑफ नेम जो है ये बोले आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं वॉलंटरीली। ठीक है, और या फिर ये बोले आप कंपल्सरीली भी कर सकते हैं, कंपल्सरीली ऑन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो आपको बोल सकता है कि ये वाला काम जो है वो आपको करना है, ये समझ में आया। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं किया तो गवर्नमेंट के बोलने के बाद भी अगर आपने ये वाला काम नहीं किया तो आपको यानी कि LLP के ऊपर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो लग सकता है, और जो पार्टनर रहेगा उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो भी बोले यहां पे लग सकता है। ये समझ में आया। ठीक है साहब, प्रोसीजर क्या रहेगा सर, सिंपल, नया नाम आपको चाहिए, उसके लिए पहले रन LLP वाला जो फॉर्म था वो फाइल कर लो, उससे ये इंश्योर कर लो कि जो नाम आप लेने की बात कर रहे हो वो नाम अवेलेबल है भी या नहीं है। नाम ले लिया, बोले हाँ से ले लिया। अब इसके बाद में जो आपके पार्टनर्स रहेंगे उनका अप्रूवल ले लो, ऑफिशियल अप्रूवल, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ कि हाँ जो नया नाम यहाँ पे चूज किया गया है वो नाम हमें मंजूर है, और हमें इस बात की भी मंजूरी है कि जो नाम है उसको चेंज किया जा रहा है। ये समझा, तो उसके हिसाब से आगे का काम जो है वो कर लेंगे। क्या क्या काम करना है भाई साहब, सबसे पहले रन LLP जो है वो आप MCA पे सबमिट करेंगे। ठीक है, जिसमें 6 नहीं है, यहाँ पे 6 गलत हो गया, 2 नेम आने चाहिए, 2 नाम का आपके पास में ऑप्शन रहेगा। वन मस्ट इंश्योर दैट द प्रेफरेंसेज आर अकॉर्डिंग टू द LLP नेमिंग गाइडलाइन दैट हैव बीन लेड डाउन इन इंडिया। ठीक है, टू स्टार्ट विद इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल, ये अपने को पहले से पता है भाई साहब, पूरा यूनिक नाम जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सर बोले नेम चेंज एप्लीकेशन के साथ में आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। कौन से, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन्वॉल्व फॉर द नेम चेंज, कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग LLP एग्रीमेंट, ट्रेडमार्क कॉपी और द कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सर अगर आपने अपना नाम जो है वो ट्रेडमार्क करवा के रखा हुआ है तो उसका कॉपी दे दीजिए आप, ताकि कल को जाके कोई पंगा ना हो। दूसरा, नहीं सर ट्रेडमार्क तो नहीं करवाया है, लेकिन मैं ROC के पास में गया तो उन्होंने कहा कि ये नाम जो है वो अवेलेबल है, तो मुझे नाम जब मिल गया है तो मैं ROC से जो मेरे पास में डॉक्यूमेंट आया होगा मैं वही डाल दूंगा सीधा सीधा। ठीक है, आफ्टर द सजेस्टेड नेम गेट्स अप्रूव्ड वन हैज टू फाइल द फॉर्म नंबर LLP 5 गिविंग नोटिस ऑफ द चेंज इन द नेम। द फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड टू द ROC विद इन 30 डेज। नाम जब आपके पास में आ चुका है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, LLP 5 जो है वो आपको फाइल करना पड़ेगा ROC के पास। ठीक है, द ROC आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एप्लीकेशन विल अप्रूव और डिनाई द नेम चेंज। ठीक है, सेम चीज है यार, ये इसमें नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन क्या कहता है कि नए नाम के हिसाब से जिस दिन आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। नए नाम के हिसाब से जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा उस दिन के बाद से आपकी जो LLP है वो नए नाम से जानी जाएगी। ठीक है, वंस द पार्टनर गेट न्यू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट नीड टू बी लेड आउट मेंशनिंग द चेंजेस इन द LLP एग्रीमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द नेम चेंज। सिंपल सा फॉर्मेट है भाई साहब, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्या किया जाएगा अगर नाम को चेंज करना है, सबसे पहले अप्लाई फॉर न्यू नेम। ठीक है, दूसरा सर बोले गेट अप्रूवल ऑफ पार्टनर्स।
पार्टनर्स का अप्रूवल जो है वो ले लो बोले आप यहां पे। तीसरा सर बोले फाइल डॉक्यूमेंट्स प्लस LLP 5, ये किसके पास फाइल करेंगे? ROC के पास में। फिर चौथा ROC क्या करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। फिर पांचवा LLP एग्रीमेंट जो है वो बोले आप ड्राफ्ट करोगे और इसको क्या कर दोगे? छठा फाइल विद ROC। ये समझ में आया? तो ये सीक्वेंस में पूरा काम जो है वो आपको क्या करना होगा? फॉलो करना पड़ेगा। ये समझ में आया? डन। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। सर अगर आप अपने ऑफिस को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तो सर तो भी आपका LLP एग्रीमेंट जो है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में एड्रेस लिखा हुआ था जो कि ROC के पास में फाइल कर दिया। अब अगर आप उसमें चेंज कर रहे हैं तो ROC को फिर से क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। क्या कहता है? नोटिस देना होगा ROC को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। कौन से फॉर्म में देना होगा? फॉर्म नंबर 15 में देना होगा, along with all these documents। सारे पार्टनर्स ने हाँ बोला क्या? हाँ बोल दिया। LLP एग्रीमेंट पुराने वाले में एड्रेस क्या दिया हुआ था? सर LLP के एग्रीमेंट की जो आपकी कॉपी थी वो दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान से सुनो। क्या? सर बोले हमारा ऑफिस मुंबई में हुआ करता था, हमने उस ऑफिस को उठा के कहाँ डाल दिया? पुणे में डाल दिया। इसके पीछे आपका जेन्युइन भी कारण हो सकता है, बट इसके पीछे आपका फ्रॉडुलेंट कारण भी हो सकता है। क्या? सर बोले मुंबई में ना बहुत सारे लोगों से पैसा उधार लिया हुआ था, अब बोले उनका पैसा चुकाना थोड़ा भारी जा रहा है, तो हमने सोचा कि फटाफट अपना ऑफिस यहां से चेंज करके पुणे में डाल देते हैं ताकि उनको कानो कान खबर ही ना हो। ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका, राइट। तो क्या कहा गया है कि भाई साहब जिन लोगों से आप लोगों ने पैसा उधार लिया हुआ है उन लोगों का कंसेंट जो ना वो भी ले लो बोले आप, ठीक है। सर आप बोलोगे यहां लिखा हुआ है सिक्योर्ड क्रेडिटर, इसका मतलब क्या है? अरे भैया जिन लोगों के पास आपने आपकी LLP के एसेट्स को गिरवी रखा है और उधार लिया, सिक्योर्ड एसेट्स को गिरवी रख के जो उधार लिया होगा उसे कहते हैं सिक्योर्ड वाला उधार, ठीक है। तो उनका कंसेंट भी लेना पड़ेगा। उनका कंसेंट ले लिया। कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? यहां पे मैनेजमेंट का रेजोल्यूशन, मैनेजमेंट का रेजोल्यूशन, ये समझा। और कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सबले न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हम अपना ऑफिस जो है वो मुंबई से पुणे में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर को कोई आपत्ति इस बात से होगी, ऑब्जेक्शन अगर इस बात से होगी, तो जाके ROC को बता देना, या फिर आप हमको कंसेंट दे दो, आप हमको बता दो चीजें प्रॉपर तरीके से कि आपको क्या तकलीफ है ये चीज को लेके। बोले मेरा पैसा लेके भग गए तो ये पकड़ो तुम्हारा पैसा, जाओ घर जाओ। आज तक तुम क्रेडिटर थे, जब तुम्हारा पैसा तुमको वापस मिल गया तो तुम क्रेडिटर ही नहीं हो, बातें खत्म हो गई, राइट। एंड प्रूफ ऑफ द न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, रेंट एग्रीमेंट होगा या उसका कुछ बिजली का बिल होगा, ठीक है, और या फिर NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो बोले आप प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि यहां पे फॉर्म कौन सा है? फॉर्म नंबर 50। फॉर्म नंबर कौन सा है? फॉर्म नंबर 50, जिसमें आपको क्या करना होगा? फाइल करना पड़ेगा। नेम के लिए कौन सा था? फॉर्म नंबर 5। नाम के लिए था फॉर्म नंबर 5, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए है फॉर्म नंबर 15, और पार्टनर में जो चेंज हो रहा है उसके लिए था फॉर्म नंबर 3 और 4। 3 तो वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन पार्टनर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करोगे तो कौन सा हो गया? फॉर्म नंबर 4। ये समझा? दैट्स इट। चलिए भाई साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप यहां पे बात करेंगे, नहीं नॉट लास्ट, सॉरी, हाँ यहां पे देखिए इसी चीज का। सब बोले अगर मैं रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात करूं तो हो सकता है आप ये कहें कि मैं सिटी में एक चौक से दूसरे चौक पे जा रहा हूं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कहा कि अरे मैं एक सिटी से दूसरे सिटी में चले जा रहा हूं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कहा कि मैं एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहा हूं लेकिन साथ में मैं एक ROC से दूसरे ROC के पास भी जा रहा हूं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सब बोले हमारे कंट्री में 2 ऐसी जगह है, 2 ऐसे स्टेट है, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है तमिलनाडु, जहां पे क्या हो सकता है? जहां पे बोले 2-2 ROC है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, एक मुंबई में है और दूसरा कहां पे? दूसरा बोले पुणे में। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, एक बोले आपका चेन्नई में है और दूसरा जो है वो कहां पे है? बोले कोयम्बटूर में है, राइट। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले जब आप मुंबई में थे तो मुंबई का ROC था, उसके पास में आपके डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन आपने क्या कहा? मैं पुणे जा रहा हूं। वाह बेटा वाह, नए ROC के पास में जा रहे हैं, नए डॉक्यूमेंट वहां पे फाइल कर दोगे,
लेकिन पुराना हिसाब किताब उसका क्या, अगर उसमें आपने झोल किया होगा तो, उसमें अगर आपने गड़बड़ करी होगी तो उसका प्रोसीजर आपको यहां पे अलग दिया गया होगा। ध्यान से देखिए क्या कहता है सर, बोले अगर आप सेम आरओसी और सेम स्टेट में हैं, फिर भले ही आप सेम सिटी के अंदर भी मूव कर रहे हैं या एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर आप जा रहे हैं, क्या करना होगा, सारे पार्टनर्स का कंसेंट जो है वो आपको लेना पड़ेगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर का कंसेंट की जरूरत नहीं है सर, क्यों, आरओसी सेम है, स्टेट भी सेम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन फॉर्म कौन सा फाइल करना पड़ेगा सर, फॉर्म तो हर जगह पे सेम है और पब्लिक नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है सर। क्रेडिटर्स का अप्रूवल जब नहीं लेना है तो फिर पब्लिक नोटिस देके क्या करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर, बोले अगर हम यहाँ पे एक आरओसी से दूसरे आरओसी में जा रहे हैं, स्टेट सेम है, बोले स्टेट में कोई चेंज नहीं है पर आरओसी चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में सारे पार्टनर्स का कंसेंट वो यहां पे भी लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्रेडिटर्स को पूछने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेलिटी सेम टू सेम है और पब्लिक नोटिस की भी जरूरत नहीं है सर, ये समझा, बोले ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा होगा तो ये ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर्स का जो कंसेंट है वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ में जो आपके क्रेडिटर्स लेंगे उनका भी कंसेंट लेना होगा और उनका कंसेंट लेने के लिए क्या करना होगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पार्टनर्स की मीटिंग होने के पहले आपको कम से कम 21 डेज पहले, सॉरी आरओसी के पास में फाइलिंग करने के 21 डेज पहले आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि अगर कोई क्रेडिटर है जिसने हम लोगों को पैसा उधार दिया हुआ है, अगर हमारे इस ऑफिस के ये स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने से आपको आपत्ति है, आपको प्रॉब्लम है, एक काम करना, आरओसी के पास में जाके अपना ऑब्जेक्शन जो है वो बोले आप रेज कर देना, और अगर आपत्ति नहीं है तो कंसेंट दे दो, बोले आप हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने डायरेक्टली क्रेडिटर से भी बात कर लिया, उनसे कंसेंट हमने ले लिया, लेकिन फिर भी अगर कोई एक आधा ऐसा क्रेडिटर होगा जिसका ये बोलना हमसे तो पूछे नहीं, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, राइट। अगर ऐसा क्रेडिटर होगा 21 दिन पहले, पब्लिक नोटिस का मतलब क्या है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, न्यूज़पेपर में बता दिया कि पहले हम महाराष्ट्र में थे अब हम कर्नाटका में जा रहे हैं, राइट। वैसे तो हमने सारे क्रेडिटर्स से बात कर ली है, बट फिर भी अगर कोई क्रेडिटर ऐसा होगा जिसका ये कहना है कि मुझे इस बात के बारे में नहीं पता था, आप बोले आरओसी के पास में जा सकते, ये समझ में आया, बोले ठीक है सर। चलिए फिर आता है आपका अगला पॉइंट जिसका नाम क्या है, कंप्लायंसेस ऑफ एलएलपी। एलएलपी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंप्लायंसेस जो है वो करने पड़ सकते हैं। एक आता है जिसे कहा गया है एनुअल कंप्लायंस, मतलब साल में एक बार करना पड़ेगा सर, एनुअल। क्या कहता है, all the LLPs which are registered under this act need to file the annual returns and the statement of accounts for every financial year, ताकि ये कंफर्म रहे कि भाई साहब तुम्हारा हिसाब किताब जो है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। It is mandatory for the LLP to file a return irrespective of whether it has done any business or not, चाहे प्रॉफिट हुआ होगा, चाहे लॉस हुआ होगा, चाहे काम किया होगा, चाहे काम नहीं किया होगा, उसके बावजूद आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा 3 और आपके क्या है, मैंडेटरी कंप्लायंसेस है। या फिर इसी चीज को अगर मैं आगे और बताने की कोशिश करूं तो देखिए यहां पे ध्यान से क्या कहता है, सबसे पहला एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में फाइल करेंगे, फॉर्म नंबर 11 में। कब करेंगे, विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। साल कब खत्म होगा सर, साल अपना खत्म होता है 31 ऑफ मार्च को। इसके बाद में 60 डेज का मतलब क्या है सर, बोले 30th ऑफ मे बोल दीजिए आप। 30 मई जो आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 60 दिन कवर हो जाएंगे वहां पे, बोले ठीक है साहब, ओके। हेंस दिस एनुअल रिटर्न शुड बी फाइल्ड, ये देखिए यहां पे दिया हुआ भी है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, कंपनी ने, सॉरी एलएलपी ने क्या काम किया क्या नहीं किया, सारी चीजें जो है वो आपकी यहां पे रहेगी। फिर क्या कहता है, इन केस एनुअल टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर 50 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे केस में आपको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का एक सर्टिफिकेट जो है वो भी लगवाना पड़ेगा। क्या बात, पीसीएस, प्रैक्टिसिंग सीएस जो उसका सर्टिफिकेट भी वहां पे रहेगा, जो ये इंश्योर कर देगा कि हाँ भाई साहब देखिए बाकी जो सारे काम थे, लॉ वगैरह जो कंप्लाई करने थे वो किए बोले प्रॉपर्ली, नो इश्यूज, ठीक है। कौन से फॉर्म में करना है, फॉर्म नंबर 11 में। कितने दिन में करना है सर, 60 डेज। कब से 60 दिन, साल खत्म होने के बाद 60 डेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह जो होगा वो पूरा का पूरा कौन से फॉर्म में करेंगे, सब बोले फॉर्म नंबर 8 में किया जाएगा। कब करेंगे, बिफोर 30th ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर।
30th ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर, ठीक है। और साथ में आप ये भी बताएंगे कि देखिए भाई साहब, हम लोग क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि हमारे एलएलपी के जो एसेट्स हैं दे आर ग्रेटर देन द लाइबिलिटीज। ये समझ में आया। लेकिन सर अगर नहीं किया तो बोले पर डे के हिसाब से 100 रुपए का जुर्माना जो है वो आपको लगेगा। मतलब ये कि अगर 30 अक्टूबर की जगह अगर आपने 1 नवंबर को फाइलिंग किया तो साथ में आपको 100 रुपए एडिशनल पेनल्टी के तौर पे पे करना पड़ेगा। ये समझ में आया, ठीक है सर। फिर आता है अगला, इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस फॉर द एलएलपी। इसमें क्या रहेगा भाई साहब, कंसेंट एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब इसमें कैसा कि अगर मान लो पार्टनर्स के बारे में कोई भी चीज चेंज हो रहा होगा, ठीक है, पार्टनर्स का नाम चेंज हुआ, पार्टनर्स का कॉन्टैक्ट चेंज हुआ, पार्टनर्स का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो सब चेंज हुआ, तो फॉर्म नंबर 4 के अंदर 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, जब से पार्टनर को अपॉइंट किया गया होगा तब से, नहीं किया तो 10,000 से 50,000 रुपए तक की पेनल्टी। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। फिर अगर पार्टनर्स की वैकेंसी हो जाए तो सेम है सर, फॉर्म नंबर 4 में 30 डेज के अंदर और सेम पेनल्टी। फिर उसके बाद में चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, फॉर्म नंबर 15 है, पेनल्टी देखो 2,000 से लेकर 25,000 तक, ये चेंज हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, नाम चेंज कर रहे हो तो फॉर्म नंबर 5 है, पेनल्टी 50,000 से 5 लाख तक। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है तो फॉर्म नंबर 3 में 30 डेज के अंदर फिर वापस से वही 2,000 से 25,000, और अगर वापस से सेम पॉइंट आ गया फॉर्म नंबर 4 में 30 डेज के अंदर 2,000 से 25,000 का जुर्माना जो है वो बोले आपको यहाँ पे लगेगा। ये समझ में आया, छोटा छोटा पॉइंट था। इसका एक बेहतर सा चार्ट अगर आप बना लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही आसान सी चीज हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। गॉट द पॉइंट, दैट्स इट। तो ये चैप्टर आपका यहीं तक ही, मिलते हैं अगले वाले चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।